हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। बोर्ड पर लिखा है, हेडिंग आप देख सकते हैं, टेंसेस। सबसे पहले तो मैं आपको इनका टेंस जो है, टेंसेस जो लिख रखा है उसका लिटरल मीनिंग बता दूं। शाब्दिक अर्थ टेंसेस का मतलब होता है काल या समय। टेंस को प्लूरल में करके एस लगा दिया, टेंसेस कर दिया। टेंसेस का मतलब होता है काल या समय। ऑब्लिक लगाकर मैं लिख दे रहा हूं, समय। तो फ्रेंड्स, आप एक बात को अच्छी तरह से समझिए कि हम जो कुछ भी बात करते हैं, अभी मैं आपसे हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, सपोज इंग्लिश में अगर बात करें या दुनिया की किसी भी भाषा में बात करें, जर्मन में, फ्रेंच में, चाइनीज में, जापानीज में, रशियन में, अरेबिक में, उर्दू में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में बात करें तो बात जो है वो तीन प्रकार के समय के बारे में होती है। समय केवल तीन ही प्रकार के। एक वो जो गुजर चुका समय है, गुजरा हुआ समय, यानी जिसको हम पास्ट बोलते हैं। जो गुजर चुका वो पास्ट, चाहे वो भले ही 1 मिनट पहले गुजरा हो। जैसे अगर हम बोलें कि ट्रेन छूट गई, जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे और हमारे सामने ही देखते ही ट्रेन चली गई, ट्रेन छूट गई, भले उसको गए निकले हुए 1 मिनट हुआ है, लेकिन वो जा चुकी है। तो जो गुजर गया वो पास्ट। तो हम जो कुछ भी बात करते हैं या तो हम पास्ट के समय की बात करते हैं, ठीक है। टेंसेस माने काल या समय। या तो हम पास्ट के समय की बात करते हैं या फिर हम जो अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है, तो ये अभी वर्तमान समय की बात है। मैं अभी वर्तमान में टीचर हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, ये वर्तमान समय की। और ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो आने वाला समय है, यानी कि फ्यूचर। जैसे मैं कहूं कि मैं यह फिल्म देखूंगा, आई विल वॉच दिस मूवी। मैं यह फिल्म देखूंगा यानी भविष्य में कभी देखूंगा, भले ही 1 घंटे बाद या शाम को या अगले दिन या फिर किसी दिन जब टाइम मिले, भविष्य में कभी। तो हम जो कुछ भी बात करते हैं उसके जो टेंस हैं, यानी कि काल या समय, वो तीन ही होते हैं। प्रेजेंट वर्तमान समय की बात करते हैं हम, या हम गुजरे हुए समय पास्ट की बात करते हैं, या फ्यूचर की बात करते हैं। अब इन तीनों टेंसेस के अंदर 4-5 अलग अलग शाखाएं बनती है, 4-5 अलग अलग हम ब्रांचेस कहें, यानी कि उसके अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं प्रेजेंट टेंस की ही बात करूं और प्रेजेंट टेंस में आपको 5 अलग अलग सेंटेंसेस बोलता हूं, तो आप गौर से सुनिएगा। पहला सेंटेंस में बोल रहा हूं कि मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं। तो इसमें मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा, इसमें जो आई है, मैं है, उसके द्वारा उसका टीचर होना दर्शाया जा रहा है, शिक्षक होना दर्शाया जा रहा है, मैं टीचर हूं। अब अगर दूसरे तरीके से मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तो यहां थोड़ा सा तरीका बदला सेंटेंस का। तीसरे तरीके से अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, यानी इस वक्त क्रिया चल रही, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा चुका हूं, यानी कि पढ़ाने की क्रिया हो चुकी है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट। और अगर मैं बोलूं कि मैं 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा, ये पांचवा तरीका, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स। तो ये एक ही टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस में ही 5 अलग अलग तरीकों से मैंने अपनी बात को कहा, 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बना दिए। तो देखिए बोर्ड पर लिखा था ये टेंसेस मतलब काल या समय। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि प्रेजेंट वर्तमान समय होता है, पास्ट गुजरा हुआ समय होता है, और फ्यूचर जो आने वाला समय है वो होता है। अब इनमें जो अभी मैंने आपको हिंदी में 5 सेंटेंसेस बताए, वो ये 5 अलग अलग रूपों के हैं। जैसे हमने प्रेजेंट के 5 रूप ले लिए। पहला रूप ले लिया हमने सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब वर्तमान समय में क्रिया होती हो लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम ना हो। मैं पढ़ाता हूं, यानी वर्तमान समय में हमेशा पढ़ाता हूं, स्कूल में जाऊं तो वहां पढ़ाता हूं, या अपने कोचिंग सेंटर पे जाऊं तो वहां पढ़ाता हूं, या अभी यहां खड़ा हुआ हूं
कैमरे के सामने और यूट्यूब चैनल पर अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये तो जब 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 भी पढ़ाता हूं तब पढ़ाता हूं, यानी जब टाइम मिलता है या जब मेरा मूड करता है, जब मेरी पढ़ाने की इच्छा होती है तब पढ़ाता हूं, या जब मेरा ड्यूटी फिक्स होती है पढ़ाने की तब पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं आई टीच। तो ये प्रेजेंट के ये 5 रूप हो गए। सिंपल प्रेजेंट, आई एम अ टीचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलूं, मैं पढ़ाता हूं आई टीच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, निरंतर, जो चल रहा हो। आई एम टीचिंग, यानी ये पढ़ाने की क्रिया चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जब क्रिया पूरी हो चुकी है। आई हैव टॉट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जब क्रिया पूरी भी हो चुकी हो और चल भी रही हो। तो जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स, मतलब मैं 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें 18 वर्ष तक पढ़ा भी चुका हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो ये हर टेंस के 5 अलग अलग रूप बनते हैं। अब यही 5 जो रूप है, ये 5 प्रेजेंट में भी होते हैं, तो जिस तरह ये मैंने पास्ट में भी होते हैं, तो जिस प्रकार ये 5 रूप मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट लिख करके मेंशन किए, वैसे ही ये 5 रूप पास्ट के भी होते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट का सिंपल पास्ट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसी प्रकार ये सेम यही 5 रूप जो है तो फ्यूचर के भी होते हैं, यानी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 5 रूप जो है ये फ्यूचर के भी होते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 3 पार्ट में बना रहा हूं। यानी फर्स्ट पार्ट ये वाला वीडियो है, इसमें मैं आपको प्रेजेंट के ये 5 टेंसेस जो है उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के 5 को एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर उससे अगले वाले वीडियो में फ्यूचर के 5 टेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में आइए हम समझते हैं प्रेजेंट के ये 5 रूप। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं अभी कि 3 प्रकार की वर्ब्स के बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 3 प्रकार की वर्ब्स, ठीक है। तो एक प्रकार की वर्ब, आई थिंक बोर्ड पर आपको यहां तक नजर आ रहा होगा। तो एक प्रकार की वर्ब है टू बी वर्ब, टू बी। ठीक। दूसरा एक मेंशन करना चाहूंगा टू हैव, और तीसरा टू डू। तो टेंसेस को शुरू करने से पहले आप ये 3 प्रकार की जो वर्ब्स हैं मैंने लिखी, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब, इनको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिए। अब इन दोनों के टू बी और टू हैव, ये जो है इन दोनों का अर्थ जो है होता है होना। टू बी का मतलब होता है होना, और टू हैव का मतलब भी होता है होना। मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। टू बी का होना का अर्थ है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो इस सेंटेंस में मेरा एक टीचर होना दर्शाया जा रहा है। यानी कि टू बी का मतलब होता है खुद बनना, ठीक है। अगर हम कहें वह दुखी है, ही इज सैड, तो इस सेंटेंस में वह जो है ही, उसका दुखी होना दर्शाया जा रहा है, ठीक है। यानी वो खुद दुखी बना है, हो गया है, ठीक है। अगर हम कहें कि वह वैज्ञानिक है, ही इज अ साइंटिस्ट, तो ही इज अ साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक है। तो इस सेंटेंस में ही जो है, ही का साइंटिस्ट होना दर्शाया जा रहा है, यानी वो साइंटिस्ट बना है। तो बी का होना का मतलब होता है खुद बनना, ठीक है। जैसे एक और अगर मैं कहूं कि ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, ही इज ब्रेव, तो इस सेंटेंस में उसका बहादुर होना, ब्रेव होना दर्शाया जा रहा है, यानी वो बहादुर बना है। तो टू बी का होना का मतलब होता है खुद बनना। अच्छा, टू हैव मतलब भी होना होता है, लेकिन टू हैव वाला जो होना है, इसका मतलब
किसी सब्जेक्ट को खुद बनना नहीं, बल्कि हमारे पास कोई चीज होना, ये दर्शाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 2 पेन्स हैं, आई हैव 2 पेन्स, तो इस सेंटेंस में मैं 2 पेन नहीं हूं, मैं 2 पेन नहीं बन गया हूं, मेरे पास 2 पेन, ठीक है। तो आई हैव 2 पेन्स, तो टू हैव वाला जो होना है इसका मतलब है अपने पास कोई चीज होना, और टू बी वाला होना इसका मतलब है कि खुद होना, खुद बनना। अब टू डू वर्ब्स जो है इसका मतलब है कोई क्रिया करना, जैसे टू ईट मतलब खाना, टू ड्रिंक मतलब पीना, टू लाफ मतलब हंसना, टू वॉक मतलब चलना, टू प्ले मतलब खेलना, टू कट मतलब काटना। तो टू डू वर्ब्स जो है उनका मतलब है कि कोई क्रिया करना, ठीक है। इनके मैं आपको रूप भी समझा दे रहा हूं, आपको याद भी रहना चाहिए। टू बी वर्ब जो है इसके प्रेजेंट टेंस में 3 रूप होते हैं, इज एम आर, इज एम आर, ये टू बी वर्ब के ही प्रेजेंट टेंस के रूप होते हैं। वॉज वर्ब ये टू बी वर्ब के पास्ट के रूप होते हैं, और विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, आई थिंक यहां तक बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। तो विल बी, शैल बी जो है ये टू बी वर्ब के फ्यूचर के रूप है, तो आप इनको याद रखिएगा। टू बी वर्ब का मतलब होता है होना, यानी कि खुद होना, खुद बनना। इज एम आर इसके प्रेजेंट के रूप है, वॉज वर्ब इसके पास्ट के रूप है, और विल बी, शैल बी इसके फ्यूचर के रूप है। यहां पर आप एक बात याद रखना कि शैल जो है, शैल का प्रयोग पहले जरूर होता था, मगर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर में सभी पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, कोई नाम हो या कॉमन नाउन, इन सबके साथ विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। शैल का प्रयोग अब होता नहीं है, आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। तो इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, ये बी के ही रूप है, अलग अलग रूप है, अलग अलग टेंस। टू हैव, अब आप यहां भी याद रखना, टू हैव वर्ब जो है इसके प्रेजेंट में रूप होते हैं हैज, हैव, हैज, हैव, ये इसके प्रेजेंट के रूप है, ठीक। और इसके बाद हैड है, हैड जो है टू हैव वर्ब का पास्ट का रूप है, और विल हैव, विल हैव जो है टू हैव वर्ब का फ्यूचर वाला रूप है। अब टू डू वर्ब आती है, टू डू का मतलब है कोई क्रिया करना, जैसे सपोज टू ईट मतलब खाना, टू ड्रिंक मतलब पीना, टू राइट मतलब लिखना, एटसेट्रा, इत्यादि। तो ये कुछ क्रिया करने वाली वर्ब्स हैं, टू डू वर्ब्स। अब यहां वापस मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा फोकस यहां करें। जो प्रेजेंट के जो 5 रूप मैंने बताए थे, प्रेजेंट के 5 टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो और इधर नीचे आके मैंने आपको ये 3 प्रकार की वर्ब्स समझाई। तो ये जो सबसे पहला वाला रूप है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम प्रयोग करेंगे दो प्रकार की वर्ब्स, टू बी और टू हैव। यहां शॉर्ट में अकेला मैं बी और हैव को लिख दे रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट में टू बी वर्ब्स और टू हैव वर्ब्स की अवस्थाएं के रूप रहेंगे, और बाकी ये वाली जो 4 हैं, यहां पर इनको एक बड़े से ब्रैकेट्स में बंद कर दे रहा हूं, ये 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके अंदर टू डू वाली वर्ब्स जो है आएंगी। टू डू मतलब कोई क्रिया करना। तो ये थे, आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के समय होते हैं। बहुत शॉर्ट में जल्दी से इसको रिवाइज कर दूं, और इनके तीनों के 5-5 रूप होते हैं, जैसे कि ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट,
सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 5 रूप होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रेजेंट टेंस के पूरे 5 अलग अलग टेंस प्रेजेंट के। तो चलिए पहला हमारा जो टेंस है हमने लिखा हेडिंग सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया टू बी और टू हैव वर्ब्स का हम प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट जो 2 एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पर है उसमें हमने टू बी वर्ब्स का प्रयोग किया है, टू बी ये वर्ब। तो आप देख सकते हैं इसकी वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे आगे जो मैंने ए लिखा है वो ए जो लिखा है वो असर्टिव सेंटेंस के लिए है। आपको ये भी सेंटेंस 4-5 प्रकार के जो हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस यानी कथनवाचक वाक्य, जिसमें हम सामान्य रूप से कोई कथन करके कोई बात बताते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अगर उसमें हम नहीं या ना लगा दें, नॉट लगा दें, तो वो नेगेटिव उसका फॉर्म हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। उसी का यदि हम प्रश्न बना दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक आप जानते हैं 2 टाइप के प्रश्न वाले वाक्य होते हैं। एक सिंगल इंटेरोगेटिव, मतलब वो प्रश्न जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, और एक डबल इंटेरोगेटिव जिनके उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते, उनके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट की 2 अलग अलग वाक्य रचनाएं हैं। उसमें पहली वाक्य रचना में टू बी वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो हमको सबसे पहले शुरू में क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद चूंकि ये प्रेजेंट है तो मैंने आपको अभी बताया था कि टू बी वर्ब के जो प्रेजेंट के रूप होते हैं वो इज एम आर होते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये इज एम आर, ये यहां पर तो मेन वर्ब ही है, सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक लेना है। उसके बाद एडजेक्टिव, या यहां पर बीच में ऑब्लिक लगाए, ऑब्लिक, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव या नाउन में से कोई एक आएगा, प्लस डैश डैश, अदर वर्ड्स अगर कोई होंगे तो अदर वर्ड्स एंड में आएंगे। अब यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वाक्य रचना है ये असर्टिव सेंटेंस की, ठीक। यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव के लिए इज एम आर जो यहां पर है सब्जेक्ट के बाद में, इनको उठाकर सब्जेक्ट से पहले स्टार्टिंग में रख देंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो सिंगल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और सिंगल इंटेरोगेटिव की ही सेम सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में और एक क्वेश्चन वर्ड और रख दें तो वो डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, वह दुखी है, हमने लिखा है वह दुखी है। तो ये इस वाक्य रचना से कैसे बनेगा, ही इज और एडजेक्टिव सैड, ही इज सैड। अब इसी का नेगेटिव बना दें तो इसके बाद नॉट लगा दिया आपने, एंड मैंने नेगेटिव के लिए लिखा है, ही इज नॉट सैड, वह दुखी नहीं है, हो जाएगा। अब यदि इसी का सिंगल इंटेरोगेटिव बना दें कि क्या वह दुखी है, तो कैसे हो जाएगा, ये जो इज है इसको उठाकर यदि आप बाहर ले आएंगे, जैसे ये आई मैंने लिखा है इंटेरोगेटिव के लिए, तो यहां पर इज बाहर ले आया, इज ही सैड और क्वेश्चन मार्क। तो इज ही सैड का मतलब है कि क्या वह दुखी है, ये सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। क्या वह दुखी है, इज ही सैड, तो यदि वो दुखी है तो आंसर होगा यस, और यदि दुखी नहीं है तो आंसर है नहीं, नो। और डबल इंटेरोगेटिव, आई टू मैंने लिखा है डबल इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो इसमें क्या होता है, सिंगल इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस है आप ये देख सकते हैं, इज ही सैड, ये तो इसमें पूरा का पूरा वैसा ही आ जाएगा, बस इसके और पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने, जैसे वाई लगा दिया, वाई इज ही सैड, वह दुखी क्यों है। तो ये डबल इंटेरोगेटिव इसको हम इसलिए कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले है ही, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड और आ गया, वाई इज ही सैड। तो इनके उत्तर इस प्रकार के जो प्रश्न है, वाई इज ही सैड, इसका उत्तर जो है हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, आपको कुछ बताना पड़ेगा, कोई रीजन बताना पड़ेगा कि वो क्यों दुखी है। तो ये टू बी वाली वर्ब का हमने सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल लिया, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज एम आर के बाद एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है, तो इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव था। अब सेकंड एग्जांपल लिया, इसमें शिक्षक माने टीचर, ये नाउन, तो नाउन का प्रयोग किया गया है इसमें। तो सेकंड हमारा सेंटेंस आप बोर्ड पर देख सकते हैं, तुम शिक्षक हो,
असर्टिव सेंटेंस है तो कैसे बनेगा, यू आर अ टीचर। अब नाउन आ गया तो आप याद रखिएगा कि नाउन आ जाता है तो नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने नियम अनुसार ऑटोमेटिकली लग जाते हैं आर्टिकल। तो तुम शिक्षक हो का असर्टिव सेंटेंस बनेगा यू आर अ टीचर। यदि आर के बाद आप नॉट लगा दें तो इसी का नेगेटिव बन जाएगा, यू आर नॉट अ टीचर। अब इसी का यदि आप प्रश्न बना दें कि क्या तुम टीचर हो, क्या तुम शिक्षक हो, तो आर को उठाकर बाहर ले आना, आर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर हो, क्या तुम शिक्षक हो। और अगर हमने इसमें भी सपोज कीजिए कि क्यों लगा दिया कि तुम शिक्षक क्यों हो, ठीक, तो सेम इंटेरोगेटिव का सेम सेंटेंस रहेगा, आर यू अ टीचर, बस उसके आगे एक क्वेश्चन वर्ड और लग गया, वाई आर यू अ टीचर। ठीक, तो ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब लेकिन इसको अभी हमने आधा किया है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं टू बी वर्ब आई है। अब हम अगला एक सेंटेंस थर्ड एग्जांपल और कर रहे हैं जिसमें हम टू हैव वर्ब रखेंगे। अब अगला जो थर्ड एग्जांपल है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये थर्ड एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट में हमने प्रयोग किया है जिसमें टू हैव वर्ब ली गई है। तो प्रेजेंट में चूंकि टू हैव वर्ब के दो ही रूप होते हैं, हैज और हैव, तो आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव में से कोई एक, और टू हैव वर्ब जब आएगी तो उसके बाद नाउन आएगा, हैज या हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स कोई होंगे तो पीछे आ जाएंगे। ठीक है, हैज हैव आप याद रखिएगा, यहां सब्जेक्ट की जगह पर जब ही शी इट या सिंगुलर हो, ठीक है, ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हम हैज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स इन सबके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टू हैव वर्ब का मतलब होता है होना, यानी खुद होना नहीं, अपने पास कोई चीज होना। तो सेंटेंस में कह रहे हैं उसके पास एक पालतू कुत्ता है, तो इसको भी मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसके चार अलग अलग रूप कर दिए सेंटेंस के। जैसे ए लिखा है असर्टिव के लिए, तो इस वाक्य रचना के हिसाब से आप देखिए सब्जेक्ट है ही, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। अच्छा, यहां पर आप याद रखिएगा उसके पास, तो इस सेंटेंस में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा कि उसके पास मतलब किसके पास, लड़का है या लड़की है, तो आप ही या शी कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब रियलिटी में आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तब तो आपको पता ही होगा कि आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं या लड़की के लिए बोल रहे हैं, तब तो आप ही या शी किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए जो हम सेंटेंस लगा रहे हैं तो उसके पास, यहाँ पर आप ही या शी कुछ भी लगा सकते थे क्योंकि उसके पास बोलने से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा कि लड़के के पास बोला जा रहा है कि लड़की के पास। तो सेंटेंस है उसके पास एक पालतू कुत्ता है, तो हमने इस वाक्य रचना के हिसाब से लिखा ही हैज, और नाउन है अ पेट डॉग। नाउन तो एक्चुअली डॉग है, लेकिन नाउन के साथ साथ अगर एडजेक्टिव लगाओ, यहां पर डॉग नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव भी लगा पेट, और नाउन के साथ आर्टिकल आता ही है, मैंने आपको जैसा ये भी थोड़ी देर पहले बताया। तो ही हैज अ पेट डॉग। अब नेगेटिव बनाना है तो हैज हैव के बाद यदि आप नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव एल, नेगेटिव के लिए लिखा ही हैज नॉट अ पेट डॉग। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया ही, हैज या हैव इनको उठाकर आप यदि सब्जेक्ट के पहले रख दोगे, आई इंटेरोगेटिव के लिए लिखा, तो हमने हैज को उठाकर, ये जो हैज है इसको उठाकर ही सब्जेक्ट से पहले रख दिया, स्टार्टिंग में रख दिया सेंटेंस में, हैज ही अ पेट डॉग, और लास्ट में क्वेश्चन का मार्क। हैज ही अ पेट डॉग मतलब क्या उसके पास एक पालतू कुत्ता है। और डबल इंटेरोगेटिव में सपोज करते हैं कि हमने कहाँ लगा दिया कि उसके पास एक पालतू कुत्ता कहाँ है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि घर पर है या उसकी शॉप पर है या उसके गोडाउन पर है, कहाँ है। तो कहाँ के लिए हमने मतलब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। सिंगल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस पूरा वैसा का वैसा रहेगा एज इट इज, जैसे ये लिखा था आपने हैज ही अ पेट डॉग, तो सिंगल इंटेरोगेटिव तो वैसा ही रहेगा हैज ही अ पेट डॉग।
इसके पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाए। तो हमने कहा जोड़ा, तो ये क्वेश्चन वर्ड ये लग गया, वेयर हैज ही अ पेट डॉग, वेयर हैज ही अ पेट डॉग। तो ये 3 एग्जांपल्स से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा, जिसमें 2 एग्जांपल्स जो थे टू बी वर्ब्स का प्रयोग करके बनाए गए थे, और ये तीसरा एग्जांपल टू हैव वर्ब का प्रयोग करके बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट में जो नेक्स्ट टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका जो नाम है उसमें ही इसकी पूरी पहचान छुपी है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो जब कोई क्रिया वर्तमान समय में अनिश्चित हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। सेंटेंस के एंड में यदि है, वो, हूं आदि आ रहा है, हो, अगर ये आ रहा है तो इससे पता चलता है वर्तमान समय। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्तमान समय में क्रिया अनिश्चित होना, मतलब जैसे हम कहें कि बच्चे शोर मचाते हैं। ठीक है। तो कोई निश्चित समय थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि बच्चे इस दुनिया में, दुनिया भर के सारे बच्चे जो है वो दोपहर के 12 बजे शोर मचाते हैं। कभी भी किसी भी वक्त शोर मचा सकते हैं। ठीक है। यदि हम कहें कि इस मैदान में बच्चे खेलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर समय थोड़ी, कभी भी किसी भी वक्त, कुछ बच्चे सुबह खेलते हैं, कुछ दोपहर में खेलते हैं, कुछ शाम को खेलते हैं, कुछ सुबह 8 बजे से 10 बजे खेलते हैं, कुछ सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खेलते हैं, अनिश्चित समय। ठीक है। यदि हम कहें कि यह बैल मारता है, पास से मत निकलो, यह बैल मारता है, तो मारता है तो इसका मतलब कोई निश्चित समय थोड़ी कि सुबह के 8 बजे ही मारता है। वो तो जब भी कोई उसके पास से निकले तो मार देता है। तो वर्तमान समय में क्रिया जब अनिश्चित हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी प्राणी या किसी वस्तु के द्वारा हमेशा या बार बार किया जाने वाला काम, वर्तमान समय में हमेशा और बार बार किए जाने वाले काम को भी दर्शाता है। जैसे यदि मैं ही आपसे बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो हमेशा पढ़ाता हूं, 18 साल से पढ़ा रहा हूं। स्कूल में जब जाता हूं मैं अपने, तो वहां भी पढ़ाता हूं। कोचिंग पर जब होता हूं तो वहां भी पढ़ाता हूं। ऑनलाइन अभी वीडियो बनाकर, वीडियो पर भी, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमेशा होता है, अनंत काल से होता चला आ रहा है, अनादि काल से, बिल्कुल शाश्वत, हमेशा ही सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किसी प्राणी या किसी वस्तु के द्वारा हमेशा और बार बार, अक्सर बार बार किए जाने वाले काम को दर्शाता है। ठीक है। तो अब इसके वाक्यों के अंत में ये लिखा है ब्रैकेट में, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि इस तरह का आता है। जैसे मैंने आपसे बोला अभी, एक सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो लास्ट में होता है, ता है आ रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ता हूं आ रहा है। तो इसके वाक्यों के अंत में ये आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट में भी एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनके असर्टिव वाक्यों में, या असर्टिव या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ठीक है। तो लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होती है। तो इसकी वाक्य रचना, जैसे आप ये बोर्ड पर देख सकते हैं आप, इसकी अफर्मेटिव की वाक्य रचना में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा। काफी सारा लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा इतना सारा बोर्ड भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लिखा है एन, अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो एन, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आई, और डबल इंटेरोगेटिव में I2 लिखा हुआ है। अब वाक्य रचना क्या है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में लिखा है एस या ईएस। तो वर्ब में एस या ईएस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ब्रैकेट में लिखने का इसीलिए तात्पर्य है, ब्रैकेट में लिखने का तात्पर्य यही है कि वर्ब में एस या ईएस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार समझा चुका हूं कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब माने कोई भी क्रिया या काम, जैसे खाना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, पीना, लिखना, बोलना, सुनना, ये वर्ब है। वर्ब को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब को जिस पर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है।
और अदर कोई वर्ड्स होंगे एक्स्ट्रा तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिए जाएंगे। तो इस तरीके से तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसका नेगेटिव बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डू डज में से कोई एक आएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये याद रखिएगा, जब डू डज आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो डू डज नहीं होते। ठीक है, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, इन तीनों में आप डू डज देख सकते हैं। यहां भी है डू डज, यहां भी है और डू डज यहां भी है। जब हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाती है तब फिर वर्ब में एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगता। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक आएगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन सा आएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हेल्पिंग वर्ब को, ये हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले अगर रख दें, जैसे कि इसमें करा है हमने, डू डज को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो इंटेरोगेटिव बन जाता है डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को यूं तो एंड में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटेरोगेटिव का सेम सेंटेंस रहेगा पूरा का पूरा, उसके आगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देंगे। तो ये इंटेरोगेटिव का सेम सेंटेंस मैंने रिपीट कर दिया, डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये देखिए आप देख सकते हैं, डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। बस इसके आगे क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन वर्ड, ये और रख दिया। अब यहां पर ये 3 एरोज लगाए, ये छोटे छोटे 3 रूल्स हैं। ये 3 रूल्स को आप ध्यान रखिएगा। ये रूल है कि वर्ब में एस या ई एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो जब यहां सब्जेक्ट की जगह, आप ये देख सकते हैं, मैं इशारा भी कर रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, इसमें एस या ई एस नहीं लगाते। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तब आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। अब जब लगेगा तो फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है, एस या ई एस लगेगा तो एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि वर्ब में एस लगेगा कि ई एस लगेगा। ठीक है, लगेगा कब, ये तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। मैं दोबारा बता दूं, आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगता। एस या ई एस लगता कब है, जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तब लगता है। अब बात आती जो वर्ब्स, जो क्रियाएं, अंग्रेजी भाषा की वर्ब्स, जो जिन क्रियाओं के अंत में ये लेटर्स आ रहे हैं, एस या डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, जिन वर्ब्स के अंत में ये लेटर्स आ रहे हैं, उन वर्ब्स में आप देख सकते हैं हमने प्लस लगा के ई एस लिखा है, उन वर्ब्स में ई एस लगेगा। और अगर इन लेटर्स के अलावा कोई लेटर्स आ रहे हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, इनके अलावा कोई लेटर्स आ रहे हैं तो वर्ब में अकेला एस लगेगा। ठीक, तो अब यहां पर एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्वेश्चन वर्ड के संबंध में, कि क्वेश्चन वर्ड कि आपने यहां पर ये देखा डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, कि इंटेरोगेटिव का तो सेम सेंटेंस रहेगा ही, उससे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और लग जाएगा, मगर क्वेश्चन वर्ड के संदर्भ में भी कुछ छोटे छोटे 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स क्वेश्चन वर्ड के संबंध में भी है। तो वो भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्वेश्चन वर्ड के संबंध में 3 रूल्स क्या है। तो एक तरफ मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन,
अब ये आप क्वेश्चन वर्ड्स देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर ये यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स लिखे, इधर लिखे हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इन सबको एक ब्रैकेट में बंद किया है। व्हाट मतलब क्या, व्हाई क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मच माने कितना, इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। हाउ मैनी माने कितने, इसका प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन्स के लिए। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। और हु और हुम, हु मतलब कौन और हुम मतलब किसे या किसको। तो अब आपको ये तीन अलग अलग जगह मैंने जो क्वेश्चन वर्ड्स लिखे, इनके रूल्स को याद रखना पड़ेगा कि जब ये वाले क्वेश्चन वर्ड्स होंगे व्हाट, बाय, हाउ, वेयर, व्हेन, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये तो इस वाक्य रचना के हिसाब से लगेंगे। क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हम इनको लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। लेकिन यदि ये चार आ रहे हैं सेंटेंस में, कितना या कितने या किसका या कौन सा, ये चार अगर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये लगेंगे तो यहां पर ही, मगर इन चार शब्दों के तुरंत बाद ये शब्द हमको देखना पड़ेगा। हाउ मच मतलब कितना, हाउ मेनी माने कितने, हुज माने किसका, विच माने कौन सा। हमको ये देखना पड़ेगा कि ये चार शब्द सब्जेक्ट के बारे में प्रयोग हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये चार शब्द भी लगेंगे तो यही क्वेश्चन वर्ड की जगह। लेकिन यदि ये सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर सब्जेक्ट यहां नहीं लगेगा, क्वेश्चन वर्ड ये लगेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, और इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगेगा। यदि ये चार शब्द ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट यहां पर एंड में नहीं लगेगा, इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। क्वेश्चन वर्ड की जगह पर ये शब्द आ जाएंगे और इनके तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक। इसके बाद आते हैं हु और हुम पर। अब आप ये याद रखना कि हु जो है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव रूप होता है, और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव रूप होता है। तो यदि वाक्य में हु आ रहा है तो हु वाले सेंटेंस इस वाक्य रचना के हिसाब से नहीं बनेंगे। ये जो वाक्य रचना सबसे नीचे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे लिखिए, इस वाक्य रचना के हिसाब से हु के वाक्य नहीं बनेंगे। ठीक है, हु वाला अगर सेंटेंस में हु आ रहा है तो हु को आप कहां फिट करेंगे, हु खुद सब्जेक्ट होता है, तो अफर्मेटिव की वाक्य रचना में सब्जेक्ट की जगह पर हु को प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर हु आ जाएगा। और हु को सिंगुलर माना जाता है, तो जब हु आप सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे तो फिर बाद में एस या ईएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस इनके हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमने बोर्ड पर लिखा, बच्चे खेल खेलते हैं। ठीक, तो जो वाक्य रचना थी और जो रूल्स थे उनके आधार पर सब्जेक्ट है बच्चे मतलब चिल्ड्रन, क्योंकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है चिल्ड्रन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगती। तो यहाँ बच्चे एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो चिल्ड्रन प्ले गेम्स, बच्चे खेल खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले गेम्स। अब इसी का नेगेटिव बनाएं, तो आप याद रखिएगा अब नेगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब डू डज लगानी है। तो कौन सी लगेगी, डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगती, तो हेल्पिंग वर्ब डू में भी एस या ईएस नहीं लगेगी, यानी कि डज नहीं लगेगा। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा चिल्ड्रन डू नॉट प्ले गेम्स। अब अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है कि क्या बच्चे खेल खेलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डू को आगे लगाने से इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो जैसे हमने इंटेरोगेटिव बनाया, डू चिल्ड्रन प्ले गेम्स,
तो इसका अर्थ हो गया कि क्या बच्चे खेल खेलते हैं। अब आते हैं डबल इंटेरोगेटिव पर। डबल इंटेरोगेटिव में मैंने आपको 3 बातें बताई कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, अगर ये आ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव की बाकी रचना भी स्टार्टिंग में आ जाएंगे। हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच अगर आ रहे हैं तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगता है, जिसके लिए वो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो लगता है। तो सपोज डू चिल्ड्रन प्ले गेम्स, ये इंटेरोगेटिव है। यदि हम डबल इंटेरोगेटिव में कुछ अलग अलग शब्द ले लें, मान के चलिए एक हम कहाँ ले लेते हैं, सपोज कीजिए कहाँ ले लेते हैं कि बच्चे खेल कहाँ खेलते हैं। इसी के पीछे ये जो बच्चे खेल खेलते हैं इसके पीछे मैं लगा देता हूं कहाँ, मतलब ये ओरिजिनल सेंटेंस है बच्चे खेल खेलते हैं, इसका हमने अफर्मेटिव किया, इसी का नेगेटिव किया, इसका इंटेरोगेटिव किया। और डबल इंटेरोगेटिव के लिए शब्द लगा देते हैं कहाँ, और मान के चलिए आप लगा देते हैं कितने। अब आप याद रखना कितने को हम सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग करेंगे और वो ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग करेंगे। तो पहले कहाँ लगाकर हम डबल इंटेरोगेटिव बनाते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं में अगर हम कहाँ फिट करें तो क्या हो जाएगा, बच्चे खेल कहाँ खेलते हैं। तो इंटेरोगेटिव का सेम सेंटेंस रहेगा, उसके आगे क्वेश्चन वर्ड कहाँ यानी कि वेयर जुड़ जाएगा, वेयर। उसके बाद ये पूरा आ जाएगा नीचे, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले गेम्स। वेयर डू चिल्ड्रन प्ले गेम्स। अब एक और बनाते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव, I2 इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का एक और बनाते हैं हम। एक और नहीं, एक्चुअली 2 और बनाना है हमको। कितने शब्द का प्रयोग करना है, कितने, यहां देख सकते हैं आप बोर्ड पर राइट हैंड साइड। और कितने को भी हमने एस यानी सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। अब सुनिए, जब आप कितने शब्द को सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट है बच्चे और ऑब्जेक्ट है खेल यानी गेम्स। जब आप कितने शब्द, कितने मतलब हाउ मेनी शब्द को सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करोगे तो सेंटेंस क्या बन जाए, कितने बच्चे खेल खेलते हैं, ठीक। और जब आप ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग करोगे तो अर्थ बन जाएगा बच्चे कितने खेल खेलते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट के लिए प्रयोग कर रहे हैं हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, हाउ मेनी के बाद ये डू नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, इन 4 शब्दों के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन, अब एक और बात आपको याद रखना पड़ेगी, जब हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच सब्जेक्ट के लिए आते हैं तब फिर उस सेंटेंस में डू डज नहीं आता, लेकिन जब ये शब्द ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं तब डू डज आता है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले गेम्स। और अब हम हाउ मेनी को ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं तब डू का प्रयोग होगा। तो हाउ मेनी गेम्स, क्योंकि हाउ मच या हाउ मेनी के बाद मैंने आपको बताया कि या तो सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है। इस वाक्य में हम सब्जेक्ट को ले रहे हैं, अगले में ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। हाउ मेनी गेम्स डू चिल्ड्रन प्ले। तो इसमें आप एक बात डबल इंटेरोगेटिव में याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, जब ये सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जा रहे हो तो सब्जेक्ट इनके तुरंत बाद है और डू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब यही 4 शब्द ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगता है, मगर डू का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं बोर्ड पर, हमने ये लिखा है कोई दरवाजा खटखटाता है। तो कोई जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, कोई, किसी, जब हमें पता नहीं होता कि कौन है
तो कोई या किसी, इसके लिए हम समवन या somebody का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा समवन, और समवन, somebody, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो हमारा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा? समवन नॉक्स एट द डोर। और एक बात और याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन अनिवार्य रूप से लगता है। तो नॉक के बाद भी यदि ऑब्जेक्ट आता है तो प्रेपोजिशन एट आता है। तो हमने सेंटेंस लिखा समवन नॉक्स एट द डोर। अब इसका नेगेटिव करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट से होता है। लेकिन आप यहां पर एक बात और याद रखना कि समवन या समबडी के लिए एक नेगेटिव रूप पहले से ही बना हुआ है, नोवन या नोबडी। तो आप इसमें डू नॉट या डज नॉट लगाकर नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। समवन का नेगेटिव रूप नोवन लिख देंगे तो ही नेगेटिव बन जाएगा। नोवन, अब नोवन में चूंकि नॉट आ गया, नो का मतलब होता है नॉट एनी, तो नोवन के अंदर नॉट आ गया है, तो अब अपने को डू नॉट या डज नॉट की आवश्यकता नहीं। नो वन नॉक्स एट द डोर। पर हाँ, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, अब आई मैं लिख रहा हूं इंटेरोगेटिव के लिए, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हमको डस को बाहर निकालना पड़ेगा। डस क्यों? क्योंकि वर्ब में एस लगना है। समवन, नो वन सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में एस आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगता है, तो डस को हम बाहर निकालेंगे। फिर और एक बात आपको याद रखना पड़ेगी, समवन, समबडी और समथिंग, ये जो सेंटेंसेस है अफर्मेटिव, ये वर्ड, सॉरी, समवन, समबडी, समथिंग, ये वर्ड्स जो है अफर्मेटिव में यूज किए जाते हैं। नेगेटिव में समवन का नो वन हो जाता है या नोबडी हो जाता है। इंटेरोगेटिव में ही आने पर समवन का एक दूसरा रूप होता है एनीवन। तो इंटेरोगेटिव में हम समवन का प्रयोग नहीं करेंगे, एनीवन का प्रयोग करेंगे। डज एनीवन, डज एनीवन नॉक एट द डोर। अब चूंकि डज में ऑलरेडी ईएस लगा है, तो जब डू डज आ जाता है, तो मैंने आपको पहले बताया है ये कि डू डज आने पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगती। डज एनीवन नॉक एट द डोर। तो हमारा इंटेरोगेटिव कैसे हो गया? डज को बाहर लाएंगे और समवन का जो इंटेरोगेटिव रूप होता है एनीवन, वो लिखेंगे। डज एनीवन नॉक एट द डोर। अब डबल इंटेरोगेटिव में आप सपोज कीजिए कि ये जो हमने लिखा था कोई दरवाजा खटखटाता है, यदि हम कोई को हटाकर कौन कर दें कि कौन दरवाजा खटखटाता है, तो अब आपको फिर से वही रूल याद रखना पड़ेगा। कौन का मतलब होता है हु, और हु जब आता है तो इंटेरोगेटिव की सेंटेंस के बाहर स्टार्टिंग में हु नहीं लगता। आपको मैंने बताया हु कहां लगता है? अफर्मेटिव की वाक्य रचना में सब्जेक्ट के स्थान पर लगता है, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट होता है। कोई दरवाजा खटखटाता है, यानी दरवाजा खटखटाने का काम ये कोई कर रहा है। अब अगर कोई को हटाकर हम कौन कर दें कि कौन दरवाजा खटखटाता है, तो ये जो कौन है वो वर्क कर रहा है खटखटाने का, तो हु खुद सब्जेक्ट होता है, तो हु को हम अफर्मेटिव की वाक्य रचना में सब्जेक्ट की जगह पे लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु नॉक्स एट द डोर। हु नॉक्स एट द डोर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बोर्ड पर से इसको मिटा दे रहा हूं और अगली हेडिंग लिखता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो अगला जो टेंस है वो हम दो पहले कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये थर्ड नंबर इस पर डाल देता हूं। आप देख सकते हैं अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हर टेंस के नाम में ही उसकी पहचान छुपी हुई है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, जो समय अभी चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, जारी, चल रहा है। तो टेंस का नाम उसकी वर्ब पर, क्रिया पर लागू होता है। तो जब वर्तमान समय में बोले जाने वाले समय पर, जिस समय कोई बात बोली जा रही है, बताई जा रही है, उस समय ही कोई क्रिया चल रही हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी इस वक्त, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं या जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त पढ़ाने की क्रिया मेरी जारी है, मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा और भी कुछ पहचान होती है जो कि आमतौर पे बुक्स में नहीं मिलती है या कुछ टीचर्स भी नहीं बताते। तो आप ये भी याद रखिएगा, जैसे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, खड़ी हुई है, खड़े हुए हैं, लेटा हुआ है, लेटी हुई है, पहना हुआ है आदि। ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है, खड़े हुए हैं, या बैठा हुआ है, बैठी हुई है, बैठे हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैं भी खड़ा हुआ हूं, आपको जरूर मैं शायद ये थोड़ा चेस्ट तक या बस यहां तक दिखाई दे रहा हूँ, पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बैठकर नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी स्टैंडिंग पोज में हूँ, खड़ा हुआ हूँ। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, तो अभी भी खड़ा हुआ हूं। तो ये खड़े हुए होने की, खड़ा होना एक क्रिया है, तो स्टैंड माने खड़े होना, ये एक क्रिया है। और मेरे खड़े होने की क्रिया अभी भी जारी है। इसी तरह अगर हम इसे गौर करें, पहना हुआ है, सपोज हम कहें, जैसे मैं अपने बारे में ही कहूं कि मैं येलो टी शर्ट पहना हुआ हूं, तो देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, अभी भी मैं येलो टी शर्ट पहना हुआ हूं। अभी मैंने इसको उतारकर फेंक नहीं दी, अभी भी पहना हुआ हूं। तो पहने हुए होने की क्रिया जारी है, चल रही है। तो वर्तमान समय में जब कोई क्रिया चल रही होती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव की वाक्य रचना इसकी अगर हम बात करें तो शुरू में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और चूंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स कोई हो तो आ जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और एम जो है वो अकेले आई के लिए बनी है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स होंगे तो एंड में। तो अब इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं बच्चे कुछ खा रहे हैं। तो मैंने लिखा बच्चे कुछ खा रहे हैं। अब इसका हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन देखेंगे तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगती है, चिल्ड्रन आर, वर्ब में आईएनजी ईटिंग। अब कुछ लिखा है यहां पर, कुछ, तो ये भी जो है कोई किसी, कुछ की तरह, कुछ भी जो है कोई किसी की तरह इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब होता है समथिंग, चिल्ड्रन आर ईटिंग समथिंग। अब यहां पर एक और बात याद रखने वाली है कि मैंने आपको ये तो जरूर बताया था कि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं।
लेकिन यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर आप क्या करेंगे, समथिंग का नेगेटिव रूप होता है नथिंग, तो नथिंग लगा देंगे आप। नथिंग के अंदर नॉट पहले से लगाए, ठीक है। तो आपको आर के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली आप लिख देंगे चिल्ड्रन आर ईटिंग नथिंग, तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। चिल्ड्रन आर ईटिंग नथिंग। तो नथिंग जो है वो समथिंग का नेगेटिव रूप होता है। अब हमको इसका इंटेरोगेटिव करना है, तो समथिंग का ही जो इंटेरोगेटिव रूप है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में समथिंग के बदले एनीथिंग लगता है। तो इंटेरोगेटिव कैसे होता है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले स्टार्टिंग में रख देंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो हम आर को उठाकर चिल्ड्रन से पहले रख देंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, समथिंग का एनीथिंग कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा समथिंग जो है वो अफर्मेटिव में आता है, नेगेटिव में इसका रूप नथिंग हो जाता है, इंटेरोगेटिव में इसका रूप एनीथिंग हो जाता है। तो आई लिख रहा हूं मैं इंटेरोगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब आर आगे आई, आर चिल्ड्रन eating anything, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर चिल्ड्रन ईटिंग एनीथिंग। इसका मतलब हो गया कि क्या बच्चे कुछ खा रहे हैं। अब सपोज कीजिए डबल इंटेरोगेटिव में अगर हम कुछ की जगह, ये जो कुछ है इसकी जगह वर्ड कर दें क्या, तो बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, तो क्या के लिए आपको वॉट लगाना पड़ेगा। अब लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बच्चे कुछ खा रहे हैं में जब हमने क्या लगाया तो कुछ हट गया, यानी कि आपको इंटेरोगेटिव में से एनीथिंग को हटा देना पड़ेगा। तो डबल इंटेरोगेटिव के लिए मैं I2 लिख दे रहा हूं, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। बच्चे क्या खा रहे हैं, सपोज कीजिए हम कि क्या लगा देते हैं यहां पर क्या, तो व्हाट को स्टार्टिंग में लगा देंगे हम, व्हाट आर चिल्ड्रन, व्हाट आर चिल्ड्रन ईटिंग। तो आप देख सकते हैं कि अब एनीथिंग हट जाएगा, क्योंकि एनीथिंग के बदले में ही तो क्या आया है कि बच्चे, पहले कह रहे थे बच्चे कुछ खा रहे हैं, अब हमने कुछ हटा दिया, क्या लगा दिया कि बच्चे क्या खा रहे हैं, तो व्हाट आर चिल्ड्रन ईटिंग। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसका। सेकंड एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट वाले को पूरे को रब कर देता हूं। ये इसको रब कर दिया और एक एग्जांपल और मैं लिख रहा हूं। सपोज कीजिए मैं लिखता हूं वह लाल शर्ट पहना हुआ है। वह लाल शर्ट पहना हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति ये सेंटेंस कह रहा है कि वह लाल शर्ट पहना हुआ है, तो इसमें वो जो व्यक्ति लाल शर्ट पहना है उसके द्वारा शर्ट को पहने हुए होने की क्रिया चल रही है, जारी है, क्योंकि उसने शर्ट को उतारकर फेंक नहीं दी, उतारकर कहीं रख नहीं दी, पहना हुआ है, तो पहने हुए होने की क्रिया जारी है। तो अब इसका अगर हम अफर्मेटिव में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा ही के साथ इज आता है, ही इज, पहनना के लिए वियर वर्ब और वर्ब में आईएनजी, ही इज बियरिंग अ रेड शर्ट,
ही इज बियरिंग अ रेड शर्ट। ठीक, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव बन जाता है, ही इज नॉट बियरिंग अ रेड शर्ट। इंटेरोगेटिव, वो भी बहुत आसान है, आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में रख देते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है। इज ही बियरिंग अ रेड शर्ट? इज ही बियरिंग अ रेड शर्ट? इसका मतलब हो जाता है कि क्या वह लाल शर्ट पहना हुआ है, क्या वह लाल शर्ट पहना हुआ है। अब आई टू लिख रहा हूं डबल इंटेरोगेटिव के लिए। सपोज कीजिए कि हम इसमें लिख देते हैं कौन सी, वह कौन सी शर्ट पहना हुआ है। तो अब गौर कीजिएगा, जब आप कौन सी लगा देंगे तो फिर लाल गायब हो जाएगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि लाल शर्ट पहना हुआ है या पीली शर्ट पहना है, वो तो पूछ रहा है कि कौन सी शर्ट पहना है, तो लाल गायब हो जाएगा, वह कौन सी शर्ट पहना हुआ है। अब कौन सी को हम बोलते हैं विच। मैंने आपको बताया हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच के तुरंत बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगता है। कौन सी शर्ट, तो यहाँ पर कौन सी जो है ऑब्जेक्ट के लिए है, तो विच के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट शर्ट आएगा। विच शर्ट इज ही बियरिंग? विच शर्ट इज ही बियरिंग? तो आप देख सकते हैं विच के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट विच है, तो रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट यहां नहीं आएगा, इसके तुरंत बाद आएगा। विच शर्ट इज ही बियरिंग, मतलब वह कौन सी शर्ट पहना हुआ है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगला टेंस आता है फोर्थ नंबर पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, और परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा। तो जब कोई भी क्रिया वर्तमान समय में पूरी हो चुकी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इनके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है, या इनके अलावा लिया है, किया है, दिया है, आया है, गया है, देखा है, खाया है, पिया है, इनसे पता चलता है कि कोई क्रिया वर्तमान समय में पूरी हो चुकी है। जैसे मैं कहूं मैंने यह फिल्म देख ली है, तो देखने का काम हो गया है। या फिर मैं कहूं कि बच्चों ने खाना खा लिया है, तो खाने की क्रिया हो चुकी है। तो जब वर्तमान समय में क्रिया हो चुकी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसके वाक्य कैसे बनेंगे? अफर्मेटिव वाक्य, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है परफेक्ट टेंस में, क्योंकि क्रिया पूरी हो चुकी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब्स। हैज, हैव आप याद रखिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, वह मुझे देख चुका है। ठीक, तो अगर इसको ट्रांसलेट करें, अफर्मेटिव का वाक्य, वह मुझे देख चुका है, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ अभी मैंने बताया हैज लगेगा, ही हैज। देखना को कहते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, ही हैज सीन मी, ही हैज सीन मी, मुझे को कहते हैं हम मी, ही हैज सीन मी। अब यदि नेगेटिव बनाए तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से नेगेटिव बन जाता है, ही हैज नॉट सीन मी। उसके बाद यदि हम इंटेरोगेटिव करें तो आपको बहुत अच्छी तरह पता ही है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में रख देने से, सब्जेक्ट के पहले रख देने से सिंगल इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो हमने किया हैज ही सीन मी, हैज ही सीन मी।
इसका मतलब हो जाता है क्या वह मुझे देख चुका है। और डबल इंटरोगेटिव में सपोज कीजिए कि हम एक वर्ड रखते हैं कहां, वह मुझे कहां देख चुका है। तो आपको पता ही है डबल इंटरोगेटिव कैसे बनता है। सिंगल इंटरोगेटिव का पूरा सेंटेंस रहेगा, बस उसके पहले क्वेश्चन वर्ड रख देना है। तो कहां मतलब वेयर, तो आप कर दीजिए वेयर हैज ही सीन मी। तो ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल यदि और ले लें हम इसका, तो मैं फर्स्ट वाले को रब कर दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल इरेज कर दिया मैंने, और अब हम लिखते हैं एग्जांपल नंबर 2। सपोज मैं लिखता हूं, फर्स्ट एग्जांपल में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया, सेकंड में हम हैव का प्रयोग कर देते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं कि दे मैच जीत चुके हैं, वे मैच जीत चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि जीतने की क्रिया हो गई है। तो वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, तो हम लिखते हैं इसको दे। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव आता है, दे हैव। जीतने को कहते हैं विन, और विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है WON। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट जो है वो होता है वन, ना कि वॉन। कुछ स्टूडेंट्स वॉन बोलते हैं, वॉन नहीं, वन जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो दे हैव वन द मैच, दे हैव वन द मैच। अब जल्दी से इसका नेगेटिव कर देते हैं, आपको पता है हैव के बाद नॉट लगाना है। दे हैव नॉट वन द मैच, इसका अर्थ हो जाएगा कि वे मैच नहीं जीत चुके हैं। और उतनी ही फुर्ती से हम इंटेरोगेटिव भी कर देते हैं, हैव को बाहर ले आते हैं, हैव दे वन द मैच। इसका अर्थ हो जाएगा क्या वे मैच जीत चुके हैं, क्या वे मैच जीत चुके हैं। ठीक, अब आ गए डबल इंटेरोगेटिव। I2 लिख दिया, मतलब इंटेरोगेटिव सेकंड। सपोज कीजिए कि हम इसमें लगा दें कौन कौन शब्द का प्रयोग करें, मान के चलिए, या कौन के बजाय सपोज कीजिए हम ये प्रयोग करें कि कौन सा मैच। सपोज कीजिए कौन सा लगा दें, कौन सा। यदि आप किसी को ये सेंटेंस बताते हैं वे मैच जीत चुके हैं, और वो क्वेश्चन कर दे आपसे कौन सा मैच, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, किस चीज का मैच। ठीक, तो हम सपोज कीजिए कौन सा लगा दें, तो फिर से वही आपको रूल याद रखना है, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच। ये चार शब्द जब आते हैं तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं वो। अगर ये शब्द सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनके बाद सब्जेक्ट होता है, यदि ये शब्द ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा यदि हम इसमें लगाएं तो बनेगा वे कौन सा मैच जीत चुके हैं। तो कौन सा मैच ऑब्जेक्ट के लिए, तो कौन सा को हम बोलते हैं विच। तो विच के बाद अब ये जो मैच है वो यहां नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा विच मैच, और आर्टिकल द हट जाएगा। विच मैच हैव दे वन। तो सपोज हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में वे मैच जीत चुके हैं में कोई प्रश्न कर दे कौन सा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा विच मैच हैव दे वन। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो फ्रेंड्स अगला जो टेंस है 5th नंबर का, यानी प्रेजेंट टेंस का जो 5वां टेंस है, प्रेजेंट टेंस का 5वां और आखिरी, वो है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। अब ये आ गया इन दोनों को मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट मतलब तो वर्तमान समय, परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा, यानी वर्तमान समय में जब क्रिया पूरी हो चुकी है, और कंटिन्यूअस भी लगा है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा, जारी। तो अब ये क्या अजीबोगरीब चक्कर है कि क्रिया जो है वर्तमान समय में पूरी भी हो चुकी हो और चल भी रही हो। तो ऐसा कैसे होगा कि कोई क्रिया पूरी भी हो चुकी है और चल भी रही है? तो बहुत आसान है, जब कोई वाक्यों में, जब किन्हीं वाक्यों में समय के साथ से लगाकर, से, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, समय के साथ से लगाकर रहा है, रही है, रहे हैं जब आता है, तो वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि क्रिया पूरी भी हो चुकी है और चल भी रही है? तो सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अपना एग्जांपल। मैं 18 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं 18 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो अब हूं आ रहा है, यानी कि क्रिया अभी भी चल रही है, ये इंग्लिश पढ़ाने का काम मेरा अभी भी चल रहा है, और 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो 18 वर्षों में मैं पढ़ा भी तो चुका हूं, 18 वर्ष तक पढ़ा चुका हूं। लास्ट ईयर मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे 10th में, 11th में, 12th में, उनको पढ़ा चुका हूं। उससे लास्ट ईयर जो मेरे पास स्टूडेंट्स थे, या सबसे पहला जब मेरा साल था 2005, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो 2005 से 6 वाला जो सेशन था, 2005 से 6 के सेशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका मैं। फिर उसके बाद अगला सेशन आया 2006 और 7 का, तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका। तो 18 वर्षों में पढ़ाने का काम कर भी तो चुका हूं, लेकिन उसके बाद अभी भी चल रहा है ये पढ़ाने का काम, अभी मैंने इस पढ़ाने के काम को बंद नहीं कर दिया है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी क्रिया जब वर्तमान समय में हो भी चुकी हो और चल भी रही हो। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यदि मैं कहूं कि ये बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, अभी मान के चलिए अभी दोपहर का समय हो रहा है, और मैं कहूं ये बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह से लेकर दोपहर तक 5-6 घंटे खेल भी तो चुके हैं। तो खेलने का काम उनका 4-5 घंटे ऑलरेडी हो भी चुका है, लेकिन वो अब भी खेल रहे हैं। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें क्रिया पूरी भी हो जाए और चल भी रही है। तो हिंदी के वाक्यों में समय के साथ से लगाकर रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। बाकी रचना क्या होगी, गौर से देखिएगा। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ बीन भी आएगा, हैज बीन या हैव बीन। हैव कहां लगना है, अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हो, आपको पता ही है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैव, हैज। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब में आईएनजी आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं अदर वर्ड्स कोई होंगी तो ऑब्जेक्ट के बाद आती है, यहां पर आएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। उसके बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक लगेगा और टाइम लगेगा। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। तो सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंस कब लगता है, डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय या समय का प्रारंभिक बिंदु जहां से कोई क्रिया शुरू हुई है, तो उनके लिए निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगता है। उनमें होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है, ये सिंस में आते हैं। इसके साथ ही घड़ी का जो समय है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock एक्सेट्रा, ये भी सिंस, इनके साथ भी सिंस आता है। दिनों के नाम जो होते हैं, दिनों के नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके साथ भी सिंस आता है। नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनके साथ भी सिंस आता है। वर्ष के नाम वो संख्याओं में रहते हैं, 2005, 2006, इनके साथ भी सिंस आता है।
नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों के नाम, दिवाली, होली। और ये यहाँ पे बर्थ लिखा है। बर्थ का मतलब है, आप सिर्फ बर्थ को ही मत लेना, बर्थ का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है नेम्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के नाम। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, या फिर घड़ी का समय, या दिनों के नाम, या वर्ष के नाम, या त्योहारों के नाम, या कोई घटनाओं के नाम, इन सबके साथ सेंस आता है। और फॉर कहाँ आता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय, इनडेफिनेट टाइम, या फिर पीरियड ऑफ टाइम, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। ये कोई प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बताता कि कोई क्रिया कहां से, किस समय बिंदु से शुरू हुई, सुबह शुरू हुई या 1 बजे शुरू हुई, लेकिन ये ड्यूरेशन बताता है। तो फॉर का प्रयोग जब होगा तो ड्यूरेशन बताए, अवधि, यानी समय, किसी काम को करते करते कितनी अवधि हो चुकी। जैसे मैंने आपसे पहला सेंटेंस बोला था, मैं 18 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसमें अंग्रेजी पढ़ाने की अवधि जो है 18 वर्ष की है। तो इस सेंटेंस में फॉर का प्रयोग होगा। और दूसरा सेंटेंस मैंने आपसे बोला था कि ये बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, इसमें सिंस का प्रयोग होगा। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब हम एक सेंटेंस का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नहीं करेंगे, वो आपको ऑलरेडी अभी तक आप जितने टेंस कर चुके हैं तो उनकी प्रैक्टिस से आपको ऑलरेडी ये अच्छी तरह से आ चुका है कि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से इंटेरोगेटिव बन जाता है। अच्छा, यहां पर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ कुछ ध्यान रखिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब एक शब्द वाली नहीं है, हैज, हैव नहीं है, हैज बीन या हैव बीन है, इन दोनों में से तो कोई हमें एक लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब अब 2 शब्द वाली हो गई, हैज बीन। तो आप याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहे एक शब्द वाली हो चाहे 2 शब्द वाली, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, ये 2 शब्द वाली होती है। 3 शब्द वाली हो जाए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, या फिर 4 शब्द वाली। 4 शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश ग्रामर में एक ही होती है, मॉडल वर्ब में होती है वो, और वो होती है विल बी एबल टू। ये 4 शब्दों की होती है। तो आपको याद ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब चाहे एक शब्द की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 शब्द या 4 शब्द की, जब नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को तो नॉट जो है पहले वर्ड के बाद ही लगेगा। तो यहाँ पर हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैज बीन नॉट या हैव बीन नॉट, आपको पहले शब्द के बाद ही नॉट लगाना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द की हो, चाहे 3 की, चाहे 4 की। और यही रूल सेम आपको इंटेरोगेटिव में भी लागू करना है। इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर रख देते हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द की है, हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन पूरे को उठाकर बाहर नहीं रखना, पहला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब का बाहर जाएगा। तो चलिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, मैं 18 में अंकों में लिख देता हूं शॉर्ट में, मैं 18 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं 18 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इससे पता चलता है कि 18 वर्ष तक तो मैं पढ़ा भी चुका हूं। जब मैंने शुरू किया था सन 2005 में, तो 2005 से लेकर 2023 अब चल रहा है, तो 18 वर्ष तक तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन पढ़ाने का काम मेरा अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो आई के साथ हैव आता है, आई हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, टीचिंग, वर्ब के बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, अंग्रेजी, क्योंकि जिस पर हम क्रिया करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ाने की क्रिया हम किस पे कर रहे हैं, अंग्रेजी पर, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 18 वर्ष ये अनिश्चित समय है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन 18 वर्ष की अवधि पता चल रही, तो ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं लगता, फॉर लगता है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 years।
ठीक, अब इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव हम नहीं करेंगे, वो आपको ऑलरेडी आता है। यदि आप आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 ईयर्स कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। हैव आगे कर देंगे आप, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 ईयर्स कर देंगे, तो आपका डबल इंटेरोगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह डबल इंटेरोगेटिव में आप कोई भी शब्द जो सेंटेंस पर फिट बैठ रहा हो वो लगाकर कर सकते हैं, ये आपको आता है। अब हम सेकंड सेंटेंस भी अफर्मेटिव ही कर रहे हैं, जहां पर आपको अब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस करने के बजाय सिंस फॉर की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। तो ये सेंटेंस था, इसमें अवधि पता चल रही 18 वर्ष। ठीक, अब अगर सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं कि बच्चे 2 बजे से 2 बजे से टीवी देख रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, या सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, बच्चे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अब आप गौर से देख सकते हैं, सेंटेंस लिखा है बच्चे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें निश्चित समय है 2 बजे, घड़ी का समय, पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम। तो डेफिनेट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, और खेलने की क्रिया किस पर कर रहे हैं, फुटबॉल पर, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक, और एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मान के चलिए मैं लिखता हूं वर्ब 2 महीने से, वह 2 महीने से तैराकी सीख रही है। तो एक एग्जांपल और लिया आपने, वह 2 महीने से तैराकी सीख रही है। ठीक, मतलब इसको जब हम इंग्लिश में करेंगे तो शी सीख रही है, यानी कोई गर्ल है, शी के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं, शी हैज बीन, सीखना मतलब लर्न, लर्न में आईएनजी लग जाएगा, शी हैज बीन लर्निंग। अब तैराकी, तैराकी को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्विमिंग। आप 2 बार आईएनजी देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि लर्न में भी आईएनजी लगा रहे हैं और स्विमिंग भी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि वर्ब में आईएनजी जब लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी होती है और नाउन भी होती है। यहां पर जो है तैराकी, तैराकी मतलब स्विमिंग, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो शी हैज बीन लर्निंग स्विमिंग, शी हैज बीन लर्निंग स्विमिंग, और हमारा लिखा है 2 महीने से, तो ये इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है।
तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। शी हैज बीन लर्निंग स्विमिंग फॉर 2 months। तो चूंकि इस सेंटेंस में वह 2 महीने से तैराकी सीख रही है, कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय, ये अवधि को दर्शा रहा है। 2 महीने की अवधि हो चुकी है। तो तैराकी सीखते हुए कितना समय हो चुका है, कितना ड्यूरेशन हो चुका है, 2 महीने की अवधि। तो अवधि को दर्शाने वाले मतलब पीरियड या ड्यूरेशन को दर्शाने वाले समयों के साथ सिंस का नहीं फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो गया, शी हैज बीन लर्निंग स्विमिंग फॉर 2 months, मतलब वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रेजेंट के 5 टेंसेस, मतलब पहला सिंपल प्रेजेंट, फिर दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर चौथा प्रेजेंट परफेक्ट और 5वां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चूंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो अभी इस वीडियो में पास्ट और फ्यूचर के इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, और मैं उसको उचित भी नहीं समझता हूं, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इतना लेंथी कोई नहीं देखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पास्ट के सारे 5 टेंसेस एक्सप्लेन करूंगा, और उससे जो नेक्स्ट आएगा उसमें फ्यूचर के टेंसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।